नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे फिर एक ऐसे मुद्दे पर जो पिछले एक हफ्ते से देश के भीतर राजनीतिक और सामाजिक गर्माहट पैदा कर रहा है। दरअसल एक हफ्ते से पहले राहुल गांधी ने कहा था कि उनके पास एक ऐसा बम है जिससे अगर वो फोड़ देंगे तो चुनाव आयोग उड़ जाएगा। उसके पहले वो कह चुके हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है, और उसके पहले वो ये भी कह चुके हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। ये तीन चीज़ों को देखकर हम आगे की बात करेंगे। आज संसद चलने के बजाय विपक्ष ने संसद से मार्च किया चुनाव आयोग तक, और मामला है वोट वेरिफिकेशन का। इस पर एक जुमला जोड़ा गया है, वोट चोरी। दरअसल वोट चोरी एक ऐसा शब्द है जो आदमी के दिमाग और दिल तक दोनों पहुंचता है। अब इस वोट चोरी में सच्चाई है या नहीं है, ये तो जांच के बाद तय होगा। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने बहुत गहरी और लंबे समय तक की जांच के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि वोट चोरी होते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर आप वोट चोरी होते हैं, आपके आरोप है, तो फिर आप शपथ पत्र दीजिए ताकि हम जांच कर सकें। शपथ पत्र देने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि राहुल गांधी संवैधानिक पद पर है, एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख लीडर हैं, नेता प्रतिपक्ष का वो भार वहन कर रहे हैं। ऐसे में उनका कोई भी आरोप गंभीर होता है, और जब आयोग उनसे कहता है, चुनाव आयोग, कि आप शपथ पत्र दीजिए, आरोप में अगर गंभीरता है तो शपथ पत्र देने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ये तो हुई साफ सुथरी राजनीति और समस्या के निदान की तरफ कदम। अगर आप वोट चोरी कहते हैं तो शपथ पत्र दे दीजिए, लेकिन शपथ पत्र नहीं देना है, सदन में हंगामा करना है, पूरे देश में ये परसेप्शन बनाना है कि वोट चोरी हो रहे हैं, इसलिए विपक्ष हार रहा है और भाजपा जीत रही है, ताकि लोगों के मानस में ये बात तय हो जाए कि चुनाव में धांधली होती है। पहले ईवीएम, अब वोट चोरी। मैं और बहुत सारी बातें करूंगा। एक अंतिम बात इसमें जोड़ूंगा कि देश इस समय बहुत ही गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है, देश के बाहर भी और भीतर भी। देश के भीतर वोट चोरी की बात हो रही है, इसके पहले ईवीएम में गड़बड़ी की बात हो रही थी। अब अंतर्राष्ट्रीय बात करें तो देश में सीमा पर खतरे हैं। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष कहते हैं कि हम भारत पर मिसाइल से हमला करेंगे, और कहाँ कहते हैं? अमेरिका जाकर। इस पर भारतीय सेनाध्यक्ष आशंका जताते हैं कि एक युद्ध बहुत जल्दी हो सकता है, एक और युद्ध। हालात ऐसे हैं और उसमें देश का विपक्ष अराजकता की स्थिति लाने की कोशिश कर रहा है, हंगामा कर रहा है, और देश में ये परसेप्शन पैदा कर रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। क्या हंगामा खड़ा करना मकसद है? चर्चा शुरू करें उसके पहले बता दूं कि इस मुद्दे पर भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक बयान है, वो सुनेंगे, और राहुल गांधी क्या कहते हैं ये सुनेंगे। चर्चा में शामिल रहेंगे हमारे 4 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी स्टूडियो में, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी, और 2 साथी हमारे, एक दिल्ली से जूम पर मौजूद हैं नागेंद्र सिंह परमार जी, और जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता श्री सूरज सोनी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत के पहले सुनते हैं नेताओं की बाइट। राहुल गांधी और धर्मेंद्र प्रधान क्या कहते हैं? वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है, और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। ईवीएम के ऊपर झूठ बोलते हैं, कभी महाराष्ट्र की बात उठाते हैं, कभी हरियाणा की बात उठाते हैं, झूठ की वो एक नया पहाड़ बनाते हैं, विशेष करके 2014, 19 और 24 में। और उन दिनों में कांग्रेस पार्टी अनेक राज्यों में निरंतर पराजय के कारण एक बैंकरप्सी की स्थिति में पहुंच चुकी है। कोई स्पष्ट मुद्दा हाथ में नहीं है, कोई नीति नहीं है। पहले इन्होंने ईवीएम को मुद्दा बनाया था, इन्होंने प्रश्न उठाया जिसके बारे में न्यायपालिका ने शायद आजाद भारत में कोई राजनीतिक व्यक्तित्व के ऊपर इतनी कटु टिप्पणी दिया होगा। लोकतंत्र में उनकी कोई लोक लाज बची नहीं। आप चुनाव जीतोगे तो सारा विषय सही है, अब चुनाव हारोगे ये सारा विषय की अव्यवस्था आपको ध्यान में आता। तो कह सकते हैं कि चुनाव जीते तो सब ठीक और चुनाव हारे तो सब गड़बड़। ये बात
2014 के बाद से हो रही है। चर्चा की शुरुआत में मैं सिर्फ एक चीज़ जोड़ूंगा कि राहुल गांधी कहते हैं कि ये लड़ाई संविधान की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब ये कहता है कि राहुल गांधी उन्हें सच्चे भारतीय नहीं लगते, ये कोई और नहीं कह रहा है, बीजेपी, कांग्रेस, मीडिया नहीं कह रहा है, ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं, तब उनकी बहन सांसद प्रियंका गांधी कहती है कि किसी जज को ये जज करने का अधिकार नहीं कि कौन सच्चा भारतीय है। अगर आपके खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट के जज की बात भी गलत है, और अगर आपके पक्ष में है तो किसी उठाई गिरे के बात भी सही है। ये अगर परसेप्शन बनाकर आप चलेंगे तो फिर विपक्ष देश को किस तरफ ले जा रहा है, इस पर हम सब बात कर रहे हैं कि क्या देश अराजकता की तरफ जा रहा है, क्या देश के लोग कुछ ऐसे लोगों के हाथ का खिलौना बन गए हैं, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान। मैं अंतिम बात जोड़ूंगा कि अमेरिका, चीन चाहते हैं कि भारत आर्थिक शक्ति ना बने दुनिया की। अमेरिका, चीन चाहता है कि भारत हथियारों के मामले में हथियार बेचने वाला ना बने। अभी तक भारत खरीदने वाला था, लेकिन ब्रह्मोस से लेकर हम MK2 या तेजस की बात करें तो भारत बहुत सारे हथियार दुनिया में बेच रहा है, और इस मुद्दे पर अमेरिका और चीन जैसे दुश्मन भी भारत के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, और इनके साथ जुगलबंदी करते हुए दिख रहे हैं प्रतिपक्ष के बहुत सारे नेता। हम चर्चा में उन घटनाओं को जिक्र करेंगे जिससे इस बात की आशंका होती है कि प्रतिपक्ष के बहुत सारे नेताओं के हाथ दुश्मनों से मिले हुए, चाहे वो अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, चीन हो या ISI हो। तो शर्मा साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहते हैं। आदरणीय रमेश शर्मा जी, आपने पिछली बातचीत में कहा था कि किस तरह से मार्क्सवाद जो है वो भ्रम फैलाता है, और शुरुआत कहाँ से होती है, जो आपने पिछले वीकेंड पर बात की थी, आज वो हमें एक तरह से सत्य होती हुई दिख रही है। आपकी राय? देखिए, स्वाभाविक रूप से जैसा कि मैंने कहा था, ये कहीं ना कहीं वामपंथियों की एक रणनीति होती है कि पहले सत्य पर बात की जाए, और अगर सत्य कमज़ोर है तो तथ्य पर बात की जाए, यानी ट्रुथ और फैक्ट, और अगर तथ्य भी कमज़ोर है तो फिर तर्क की बात की जाए, यानी आर्गुमेंट, और अगर सत्य भी कमज़ोर है, तथ्य भी कमज़ोर है, तर्क भी कमज़ोर है, तो इतनी धुंध फैला दीजिए कि किसी को कुछ साफ ना दिखे। बिल्कुल ये जो वोटर लिस्ट का मामला बनाया जा रहा है वो बिल्कुल इसी तरीके से है। दो ही इसमें अलग अलग बात है। चुनाव आयोग कह रहा है कि आप हमको लिख के दे दीजिए, शपथ पत्र दे दीजिए, वो आपको देना नहीं। इससे पहले कितनी बार चुनाव आयोग ने बैठकें की हैं जिसमें लोग नहीं गए, लेकिन उसमें आरोप लगाना है। जैसा कि आपने खुद भी कहा, पहले उन्होंने ईवीएम को कहा, अब ईवीएम छोड़ करके वोटर लिस्ट पर आ गए। दो अलग अलग बात है। फिर वोटर लिस्ट की अगर जांच करनी है तो उस पर सड़क पर हंगामा नहीं, जैसा कह रहा है चुनाव आयोग, उस प्रक्रिया से आपको जाना और वोटर लिस्ट की जांच होना। और वोटर लिस्ट की जांच अगर बिहार में हो रही है, बंगाल में हो रही है, तो उस जांच का विरोध किया जा रहा है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि एक एक वोट की जांच होना चाहिए, और न केवल एक एक वोट की जांच, वर्तमान वोटर की जांच होना चाहिए, बल्कि 3-3 पीढ़ी का उनका रिकॉर्ड देखा जाना चाहिए। इनके पिताजी भी क्या भारत में जन्मे थे कि कहीं बाहर से आकर के उन्होंने फर्जी आधार कार्ड के आधार पर मतदाता बने? ये सारी प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। और इन दोनों जो परिस्थिति अगर आप देख रहे हैं, अभी हाल ही अगर आप देखेंगे तो ट्रंप की पाकिस्तान से बात हुई, और पाकिस्तान से बात हुई, मुनीर का क्या बयान आया। जिस तरीके से हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में प्रगति की है, आज दुनिया के 12-15 देश जो हैं हमसे उपग्रह कराते हैं, लॉन्च कराते हैं। लगभग पिछले 3-4 साल में हमने 300 उपग्रह दुनिया के। इसरो संस्था हमारी जो है, इसरो नाम की जो संस्था, वो ये काम करती है निश्चित रूप से श्रीहरिकोटा से जी। तो कुल मिलाकर के हमने स्पेस में बहुत तरक्की की है, हमने डिफेंस में बहुत तरक्की की है। और हमारी इकोनॉमी अब कहाँ जा रही है? अमेरिका की इकोनॉमी केवल और केवल 2 चीज़ पर केंद्रित थी। एक तो वो चूंकि डिफेंस का सिस्टम वो निर्यात करते थे उस पर, दूसरा उनका जो डॉलर का सिस्टम था। अभी भारत ने दुनिया के कई देशों से बातचीत की है, जिसमें रूस भी एक है, जिसमें ईरान भी एक है, कि अगर हम आपस में कोई व्यापार करते हैं तो उसमें डॉलर की कोई भूमिका नहीं है। हम आपस में आपकी मुद्रा से और हमारी मुद्रा से हम लोग व्यापार करें। तो डॉलर अगर चला जाएगा, जो ब्रिक्स देशों ने भी मान लिया, तो स्वाभाविक रूप से उसमें अमेरिका को धक्का लगेगा। तो जिस तरीके से वो ये चाहते हैं कि भारत की प्रगति अवरुद्ध हो, और भारत की प्रगति अगर अवरुद्ध होगी तो सामाजिक अशांति फैला
करके। तो बिल्कुल उसी प्रकार सामाजिक अशांति फैलाना और अशांति फैला करके अगर जांच करवाना है आपको, तो जैसा चुनाव आयोग सिस्टम बता रहा है वैसे आप जाइए, शपथ पत्र दीजिए और जांच कर लीजिए। और जांच तो होनी चाहिए, वो ठीक है, लेकिन उसके लिए सड़क पर हंगामा बिल्कुल नहीं। ये बात, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जांच की सारी प्रक्रिया मीडिया से और प्रचार से दूर रहे, ताकि समाज में किसी प्रकार का अशांति का वातावरण ना हो। जी बिल्कुल, असल में बात संविधान की करते हैं, बात कानून की करते हैं, और व्यवहार ऐसा करते हैं कि उन सब से हम ऊपर हैं। हमने जो कह दिया वही संविधान है। एक शर्मा जी, पहले एक पुरानी कहावत थी कांग्रेस में कि न खाता न बही, जो केसरी कहे वही सही। केसरी से मतलब सीताराम केसरी, जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे, बाद में वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और उन्हें एक तरह से डोलक डैया करके पार्टी कार्यालय से बाहर भी किया था बतौर अध्यक्ष। तो अब ये स्थिति यह है कि न खाता न बही, न कानून न संविधान, जो राहुल गांधी या कांग्रेस का है वही सही। उसी ट्रैक पर जा रहे हैं कि हमको कोई मतलब नहीं है। हमने कहा कि वोट चोरी हो रहा है, मतलब हो रहे हैं। हमने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी, मतलब गड़बड़ी है। हमने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के राफेल गिरे, मतलब गिरे हैं। हमने कहा कि अगर भारत में लोकतंत्र की हत्या हो गई, मतलब हो गई। हमने ये कहा कि भारत अर्थव्यवस्था में मृत्यु प्राय हो गया है, तो हो गया है। अब ये सब चीज़ों के पीछे कोई जांच नहीं, बस कहना पर्याप्त है। हमारा कहना यह है कि देश में तीन चीज़ चल रही है। एक तो सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है, और तीसरा निष्पक्ष है। मीडिया के भी हमारे बहुत सारे साथी निष्पक्ष और विपक्ष के बीच में झूलते हैं। हम कोशिश करते हैं कि निष्पक्ष और तटस्थ रहें और देश की बात करें। आज हम जो बात कर रहे हैं वो देश के मुद्दे पर है। बीजेपी, कांग्रेस, राहुल गांधी, मोदी रहे ना रहे, देश तो रहेगा ना। लेकिन अगर संविधान के नाम पर अराजकता होगी, हिंसा होगी, तो कल के दिन, मैं आज कह रहा हूं, कल के दिन ये कहा जाएगा कि देश में मध्यावधि चुनाव कराया जाए, क्योंकि देश को उसी ट्रैक पर ले जाने की कोशिश हो रही है ताकि देश मध्यावधि चुनाव की तरफ जाए। आज नहीं तो 15 दिन बाद, 1 महीने बाद ये मांग जरूर उठेगी। मैं लौटूंगा, हमारे दोनों साथी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सूरज जी और नागेंद्र जी, आपके पास आखिरी में आऊँगा। रमेश सिंह जी हमारे साथ हैं, जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं, फ़ोन लाइन पर है। दरअसल उनके यहाँ फ़ोन की कनेक्टिविटी की गड़बड़ी होती है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले उनके विचार जान लें, फिर मैं आपकी तरफ आऊँ। सिंह साहब जी, राघवेंद्र जी, आप मेरी आवाज आ रही? हाँ, बिल्कुल आ रही। पिछले 10 सालों में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर से लेके मोदी सरनेम से लेके जो ईवीएम है और ये इकोनॉमी डेड है और अब ये वोटर लिस्ट पे मतलब इतने सारे मुद्दों को टेस्ट किया है इस देश में अराजकता और गृह युद्ध फैलाने के लिए। इस देश में राहुल गांधी का एक ही लक्ष्य चल रहा है कि किसी तरह से गृह युद्ध हो जाए और जैसे बांग्लादेश में हालात हुए थे वैसे हालात बन जाए। और राहुल गांधी को इस मुद्दे पे जहाँ विदेशी शक्तियां, खासतौर पर जो डीप स्टेट है दुनिया के और इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं विदेशों की, उनकी तरफ से पूरी फंडिंग भी हो रही है, उनकी तरफ से फीडबैक भी आ रहा है। वो आर्टिकल भी लिखते हैं, जो आर्टिकल जो जॉर्ज सोरोस लिखता है पत्रिकाओं में, राहुल गांधी उसको ज्यों का त्यों बयान के रूप में जारी कर देते हैं। अभी ट्रंप ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी डेड है, राहुल गांधी ने कहा, सिर्फ राहुल गांधी ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी डेड है, पूरी दुनिया कह रही है कि इंडियन इकोनॉमी सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोइंग करने वाली इकोनॉमी है। तो राहुल गांधी इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, गृह युद्ध फैलाना चाहते हैं, तो किसी तरह से इस देश में इस देश का ऐसा कुछ पतन हो जाए कि पूरे जो मोदी के सर पर मर दिया जाए। अब इस समय पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, विदेशी शक्तियों के लिए भी एक गोल्डन चांस है और राहुल गांधी के लिए भी गोल्डन चांस है कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे सरकार अस्थिर हो जाए, मोदी सरकार गिर जाए या गृह युद्ध हो जाए। अब आप देखिए, कोइंसिडेंस देखिए कि आसिम मुनीर अमेरिका में बैठे हैं और वहां से धमकी दे रहे हैं परमाणु युद्ध की। वहां से जो भी वो कह रहे हैं वो सब डीप स्टेट के तरफ से कह रहे हैं और अमेरिका भारत की इकोनॉमी को ध्वस्त करने के लिए क्या क्या कर रहा है। उसने कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड है, उसे डेड बनाने के लिए उसने 50% टैरिफ लगा दिया। और आज स्थिति यह है कि राहुल गांधी जो मार्च कर रहे हैं वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से भारत में, देश में एनआरकी हो जाए, बांग्लादेश जैसे हालात हो जाए
और देश गृहयुद्ध की चपेट में आकर जी। नीतीश कुमार और नायडू पे इतना प्रेशर पड़ जाए कि वो मोदी जी से कहे कि आप इस्तीफा दे दो या देश छोड़ दो। बिल्कुल रमेश सिंह जी, बहुत सारी बातें हैं जो इस तरह के घटनाक्रमों को जोड़ती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अमेरिका का जो एक तरह का जो ट्रेंड हो रहा है वो ये कि भारत की खिलाफत कर रहा है। कल तक ट्रंप से उम्मीद थी कि वो भारत के पक्ष में आएंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात ये है कि जब मियां नूर खान एयरवेज पर भारतीय मिसाइलों ने अटैक किया और वहाँ कहा जाता है कि अमेरिका के F-16 का अड्डा है, वहाँ परमाणु बम भी उसने रखे हुए हैं, तो जब वो वहाँ पर टारगेटेड जब अटैक हुआ, उससे अमेरिका को लगा कि भारत को रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि मुनीर के साथ साथ एक खालिस्तानी आतंकी है पन्नू, वो अमेरिका में बैठकर भारत सरकार को धमकी देता है, पीएम को धमकी देता है, और वो जो डीप स्टेट की बात कर रहे हैं वो उसको प्रमोट करते हैं, उसको संरक्षण देते हैं, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता। आप कल्पना करिए कि भारत में कोई आतंकी बैठकर ये कहे कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को गोली मार दूंगा या मैं अमेरिका पर हमला करूंगा, तो क्या अमेरिका का CIA या अमेरिका उसको बर्दाश्त करेगा? क्या भारत सरकार ऐसे आदमी को यहाँ रहने देगी? लेकिन अमेरिका ये सब कर रहा है जो भारत सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, आतंकवादी संगठनों की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे। नागेंद्र जी, सारे मसले सामने हैं। 500 रुपये देकर जम्मू कश्मीर में भारतीय सेनाओं पर पथराव होता था, 500 रुपये देकर शाहीन बाग आंदोलन महीनों तक चले। अब ये जो 500 रुपये का मामला चल नहीं पाया, अब ये नए मामले शुरू हो रहे हैं कि जो वोटर लिस्ट है वो चोरी हो गई है, लोकतंत्र खत्म हो गया है, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। आपकी राय? प्रतिपक्ष को हर चीज़ उठाने का हक है, लेकिन संविधान और विधि के तहत आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती ये है, असल खूबसूरती तो कि पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा सकते हैं, प्रत्यारोप लगा सकते हैं, जनहित के मुद्दे, जनहित की समस्याओं को उठा जा सकते हैं। ये लोकतंत्र में उठाई भी जानी चाहिए। लेकिन आप पिछले 9 साल से देखिए कि हो क्या रहा है। कांग्रेस, उसके सहयोगी विपक्षी दल बहुत लंबे समय तक तो ईवीएम पे बात करते रहे, ईवीएम के मुद्दे के बाद अब अचानक से ईवीएम का मुद्दा गायब हो गया, क्योंकि वो नहीं चला, उन्हें मुंह की खानी पड़ी। तो अब वोटर लिस्ट की बात आ गई, और वोटर लिस्ट के बहाने भी सीधी आप देखना इलेक्शन कमीशन पे बात। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। आप पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को संदिग्ध बना देते हैं। आप इलेक्शन कमीशन की क्रेडिटेबिलिटी, जो एक संवैधानिक संस्था है, उसकी क्रेडिटेबिलिटी पे शक पैदा कर देते हैं। आप लोकतंत्र पे खतरा बता देते हैं। आप ये देखिए कि मैं भी मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन की मतदाताओं की जो सूचियां हैं उनमें त्रुटि, खामी हो सकती है, लूपहोल हो सकती है, लेकिन 0.001% त्रुटि के लिए आप पूरी चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बना देते हैं। आप कैसे लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी हैं? आप ये देखिए कि जब आपके रेवन्ना रेड्डी चुने जाते हैं, जब आपके सिद्धरामैया चुने जाते हैं, जब सुखविंदर सुक्खू चुने जाते हैं, तो आप कहते हैं लोकतंत्र की जय जयकार। जब ममता बनर्जी चुनी जाती हैं और जब हेमंत सोरेन चुने जाते हैं, तो आप कहते हैं कि लोकतंत्र की जीत। और जैसे ही चुनाव के रिजल्ट आपके मन माफिक नहीं आते हैं, तो लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। आप ये देखिए कि कहा जा रहा है कि एक विधानसभा में 50-50 हजार वोट फर्जी हैं। लोग आप ये देखिए, एक बूथ पे बामुश्किल 1000 या 1100 वोट होते हैं राघवेंद्र जी। और वोट कास्ट करने के वक्त में BLO नहीं होता, BLA होता है। हर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का एक प्रतिनिधि वहां होता है, जो जांचा जाता है, आपकी शाही लगाई जाती है, 3 या 2 जगह साइन होते हैं, आपकी वेरिफिकेशन होती है, और वो स्थानीय BLA होने की वजह से पहचानता है कि कौन है, किसका है ये वोट नहीं। ऐसे में आप 50,000 वोट का मतलब है कि 1000 पोलिंग बूथ वाले वोट पे 200 वोट तो फर्जी डल गए। क्या ये संभव है? ये कहाँ तक की क्या राजनीतिक तो क्या समझ में नहीं आता। 2 लाइन आके मैं जरूर कहना चाहूंगा, देखिए क्या होता है लोकतंत्र में, अगर आपको सत्ता में आना है किसी भी राजनीतिक दल को, तो उसका रास्ता ये है कि वो चुनाव लड़े और पर्याप्त बहुमत जुटाए। लेकिन यहाँ तो शहंशाह फिल्म वाली स्थिति है कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहां से शुरू हो जाती है। तो ये तो लाइन जहाँ खड़े होना चाहते हैं वहीं से अपनी लाइन शुरू करना चाहते हैं, लेकिन लोकतंत्र में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। नागेंद्र जी, दरअसल एक बात और है, संविधान की रक्षा की बात हो रही है, कानून के तहत काम करने की बात हो रही है, लेकिन संसद से निकलने के बाद चुनाव तक जाने के लिए पुलिस और प्रशासन से अनुमति नहीं लेंगे, हम कानून को नहीं मानेंगे,
सवाल यही है कि बात संविधान की कर रहे हैं, बात कानून की कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जो संसद से लोग निकले उन्होंने सड़क से निकलकर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं ली। क्या ये उचित है? आप संविधान की बात करके संविधान को तोड़ने वाला हर काम कर रहे हैं और हर बात ऐसी कर रहे हैं कि आप संविधान और व्यवस्था से ऊपर हैं। जो मैंने कहा, जो आपने कहा ना कि हम जहां से खड़े होते लाइन वहीं से शुरू होती, जो मैंने कहा वही सही, बाकी सब गड़बड़। सूरज जी, आपकी राय? एक तो इन्होंने अभी संसद में कहा था कि मैं जब आप खड़ा था तो संसद में आपने राजनाथ सिंह जी ने मुझे नमस्कार करा, गडकरी जी ने नमस्कार करा, लेकिन मोदी जी ने मुझे नमस्कार नहीं करा। तो एक तो ये, दूसरा ये जब चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे, आप किसी पे भी आरोप लगाएंगे, तथ्य देंगे, सबूत देंगे, चाहे कोर्ट में रहो चाहे किसी पर भी लगाएंगे, आप मुझसे आरोप लगाएंगे तो मुझे संतुष्ट तो करेंगे ना। तो जब चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है आप आइए और हम जांच करते हैं, क्योंकि आप बार बार पलटते रहते हैं जाकर के कुछ भी नकल बोल करके और फिर माफी मांग लेते हैं, तो आप ही एफिडेविट दीजिए, हम जांच करा लेते हैं। हम जांच तो कर ही रहा होगा चुनाव आयोग, तो हम नहीं देंगे। मैंने कह दिया बस बहुत है। यानी वो बाहुबली पिक्चर का डायलॉग याद आता है कि मेरा वचन ही ये शासन, जो मैंने कह दिया वही सही है जी। मैं किसी चीज को मानता ही हूँ। दूसरी ओर आप जो है छापा करते हैं संविधान को बचाने का, देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में होने की जो है आप बार बार जो है चिल्लाते हैं, आरोप लगाते हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे तो आप खुद ही कुठाराघात कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। आज जब आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो निर्वाचन आयोग ने कहा ठीक है आइए, डेलीगेशन लाइए, आपका 30 आदमी लिए, 5 नहीं 10 लिए हो, 20 लिए हो, 30 आदमी लिए हो, नहीं एक साथ घुसेंगे हम तो कब्जा करके। तो ये जो अराजकता भरा माहौल है इसमें और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो संविधान ने में दिए बहुत फर्क मुझे नजर आता है। राघवेंद्र जी, मैं खुद सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। राजस्थान में पिछले 20 वर्षों से चाहे किसी की सरकार रही हो, जो मुद्दा होता है मुझे लगता है कि ये लोग इसके खिलाफ है, मैं उसमें आंदोलन करता हूँ। जब हम आंदोलन करते हैं तो सैकड़ों हजार लोग होते हैं, लेकिन जब ज्ञापन लेने जाते हैं तो 5 का डंके दल बुलाते हैं, हम 5 की जगह 7 ले जाते हैं। तो बात होती है बैठ करके तो उस मुद्दे पे, और हमारी जो शिकायत होती है वो सुनी जाती है और उसका समाधान करने की दिशा में प्रशासन काम करता है। बिल्कुल सूरज जी, व्यवस्था है, लोकतंत्र ने आपको हक दिया है प्रदर्शन का, आंदोलन का, लेकिन अराजकता का काम किसी ने नहीं दिया है। जो देश की जनता के साथ ही धोखा है जो हमको सुन करके भेज रही है। हमारा फोकस भी इसी बात पर है कि आप अराजकता क्यों पैदा करना चाहते हैं। अगर 300 लोग गए हैं तो जाहिर है कि 300 लोग, शर्मा साहब, कोई भी आयोग का सदस्य, कोई भी आयोग 300 लोगों से एक साथ बात नहीं कर सकता। अगर वो 30 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल कह रहे हैं तो आपको जाना चाहिए, लेकिन आपका मकसद हंगामा खड़ा करना है, तस्वीर बदलना नहीं है। एक शेर है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। यहाँ तस्वीर बदलने के बजाय हंगामा खड़ा करके देश को अराजकता की तरफ धकेलने की मेरे ख्याल से कोशिश हो रही है। अंतिम बात यह कि इंदिरा जी, नेहरू जी या स्वर्गीय राहुल जी के पिता राजीव जी जैसी लोकप्रियता अगर उनको हासिल होती तो मुझे लगता है कि एक गांव में कहावत चलती है पुरानी कि आग खा रहे हैं और अंगारे पेशाब से निकाल रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, थोड़ा सा पुरानी कहावत है, देशज बात कर रहा हूं मैं, तो आप इसी तरह की हरकत कर रहे हैं। लोकतंत्र में आपके हाथों उस तरह मिल गया है तो आप उसको चलाए जा रहे हैं। आपकी राय? नहीं, निश्चित रूप से हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। जैसे अगर हम स्कूल में जाते हैं तो भाई एडमिशन की एक प्रक्रिया है, पटवारी के पास जाएंगे तो खाता निकलवाने की एक प्रक्रिया है, संसद चुनाव लड़ने की एक प्रक्रिया है। ठीक उसी प्रकार वोटर लिस्ट जांच करने की भी एक प्रक्रिया है। राहुल गांधी जी वो प्रक्रिया ना अपना करके केवल सड़क पर हंगामा कर रहे हैं और मीडिया को बार बार दिखा रहे हैं। अभी भी आपकी जो फुटेज दिख रहा है उसमें से बस की खिड़की में से झांक करके अपनी मुंडी दिखा रहे हैं और कैमरा लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आज की राजनीति, वो दरअसल ये कहना चाहते हैं कि जो मैंने जांच कर ली है बस वो पर्याप्त है, आप तो आदेश जारी करो। हाँ, निश्चित रूप से वो जो ये स्थिति ठीक नहीं है, उस प्रक्रिया का आधार पर चलना चाहिए। जांच अगर चाहते हैं तो जांच प्रक्रिया का पालन करना। बिल्कुल। सिंह साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप? चेंज करने का ऑपरेशन चल रहा है। जगदीप धनखड़ साहब ने लगभग तैयारी कर ली थी इसकी, लेकिन वो मतलब किस्मत अच्छी थी कि पता लग गया और वो हट गए। अमेरिका से लेके, पाकिस्तान से लेके, चीन से लेके सबकी पूरा जोर है कि ये अच्छा मौका है रेजिम चेंज हो जाए, और राहुल गांधी उसी को एक्सक्यूट करने के लिए लगे हैं। लेकिन इस देश का नागरिक जो मतदाता है आज का,
सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया से इतना परिपक्व हो चुका है वो, कि वो इनके झांसे में ना आने वाला है और न इनका ये इरादा पूरा होगा। ठीक, नागेंद्र जी कुछ कहेंगे आप? जी राघवेंद्र जी, देखिए, ये लोकतंत्र का मंदिर जिसे संसद को कहा जाता है, अभी संसद का मानसून सत्र चल रहा है जी, और 21 तक वो चलेगा। अभी तो सभी राजनीतिक दलों को, विपक्ष को भी उस संसद के सत्र में शामिल होना चाहिए था। वहां जनहित की, जन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए था। सरकार से किसी बात पे शिका शिकवाया तो वहां करी जानी चाहिए, जनहित की करना चाहिए। ऐसे में आप सड़क पे उतरे हुए हैं, आप संसद सत्र को छोड़ के, तो आप देखिए कि आप जनता के प्रति कितना गंभीर है। सिर्फ सड़क पे प्रदर्शन, धरने और ये दिखाने से ही आप ये समझते हैं कि लोकतंत्र में जनता का आपकी तरफ मूड बन जाएगा? ये तो बहुत अलग तरह की बात है जी। सूरज जी कुछ कहेंगे? सूरज जी, ये जो प्रशासनिक विधि है और ये जो हमारा संविधान है हमें बोलता है कि स्पष्ट अधिकार दिया है कि तीनों जो अंग है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, ये अपने अपने काम करने के लिए स्वतंत्र है। तो आप ये देखिए कि उनके साथ में सतत संवाद करें या उनकी कोई शिकायत है तो वो दूर करने के लिए करने के बजाय बिल्कुल आप जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, संसदीय व्यवस्थाओं को दस्ता बना करके और देश के बाहर बैठी हुई जो ताकतें उनके हाथ में खिलौना बने हुए, इसको आम आदमी समझ रहा है। बांग्लादेश की देखिए बार बार इसका अरमान तो ये है जी, पाकिस्तान में दाऊद होती है, यही खास बात है। हमारा कहना ये कि राहुल जी ने कहा था कि मेरे पास बम है, जब मैं बम फोड़ूंगा तो चुनाव आयोग उड़ जाएगा। चुनाव आयोग तो नहीं उड़ा। अब इसके चुनाव आयोग कैसे उड़े, इसके लिए सारी कोशिश हो रही है। चुनाव अगर उड़ जाएगा तो फिर बचेगा क्या? मेरा कहना है कि इसके बाद प्रतिपक्ष का जो कदम होगा, जो हम अनुमान लगा रहे हैं मीडिया या पत्रकार के नाते, कि अगला कदम या अगली बात होगी कि देश में मध्यावधि चुनाव कराए जाएं। आज नहीं तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जरूर इस पर बातचीत होगी कि ठीक वैसे ही है जैसे 1975 में आपातकाल के पहले जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था इंदिरा जी के खिलाफ, तब देश में जेपी के आंदोलन की शुरुआत हुई थी और वैसी कोशिश की जा रही है कि वोटर चोरी के नाम पर ऐसा कुछ किया जाए कि देश में अराजकता हो जाए, जेपी के आंदोलन की तरह हो। लेकिन ना तो कोई जेपी है और ना इंदिरा जी की तरह किसी हाईकोर्ट ने कोई फैसला दिया सरकार के खिलाफ। हमारा कयास है, हमारी जांच है, उसी को आप सही माने। इस पर देश लगता है कि सब चीज़ें देख रहा है। आने वाले दिनों में हम और बातचीत करेंगे। तब तक तीनों मेहमानों से मैं कहूँगा कि चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। सभी का बहुत साधुवाद। रमेश शर्मा जी आपका धन्यवाद, नागेंद्र जी आपका धन्यवाद, सूरज जी आपका साधुवाद और रमेश सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बखबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।